वेलकम माई सेल्फ नीतू। आज हम करने वाले हैं किनशिप के बारे में, जिसे हम हिंदी में नातेदारी प्रथा जो है वो कहते हैं, या नातेदारी नॉर्मल हम लोग आराम से कह सकते हैं। मैं टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, वो ये है कि मुझे यूट्यूब की तरफ से एक मैसेज आया था। उन्होंने बोला था कि हमको जो यूट्यूब है उनको ये पता नहीं लग पा रहा है कि मेरी जो जितने भी टॉपिक में वीडियो बनाती हूँ उस पर जो लोग मेरे चैनल को देखते हैं उनको कंटेंट क्या पसंद आ रहा है। क्या उन्हें सिर्फ सोशोलॉजी के टॉपिक ही पसंद आ रहे हैं, या जो मैं MCQ क्वेश्चन बनाती हूँ वो पसंद आ रहे हैं, या हिंदी व्याकरण या कुछ और पसंद आ रहा है। ठीक है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप जिस भी वीडियो को देखते हो उसको लेकर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो। ठीक है, तो प्लीज मुझे एक जिस भी वीडियो को जो भी वीडियो आपको पसंद आती है उस वीडियो को मुझे कमेंट करिएगा। उससे मैं खुद ही अंदाजा लगा लूंगी कि आपको मेरा सोशोलॉजी का कंटेंट पसंद आ रहा है या फिर कोई और टॉपिक पसंद आ रहा है। ठीक है, जिससे मैं उसी क्षेत्र में उसी कंटेंट को लेकर जो है वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूंगी, ताकि यूट्यूब को पता लग जाए कि मेरे जो भी फॉलोअर्स मुझे देख रहे हैं, ठीक है, इस पे सब्सक्राइबर देख रहे हैं, ठीक है, वो उनके लिए मैं उसी सीध में जो है वो काम करूंगी। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट प्लीज मेरी मान लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ठीक है, आज हम टॉपिक करने वाले हैं नातेदारी के बारे में। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में जो है वो किनशिप कहते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैं ये जो टॉपिक है हमारा नातेदारी, इसमें मैं आपको कौन कौन सी चीजें कवर करवाने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो हम इसमें करेंगे वो है हमारा मीनिंग। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि जो नातेदारी है उसका मीनिंग क्या होता है, जिसे हम हिंदी में अर्थ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं करूंगी इसमें नातेदारी की डेफिनेशन। ठीक है, जिसे हम हिंदी में परिभाषा कहते हैं। ठीक है, इसमें डेफिनेशंस करेंगे हम लोग, और जिसे हम हिंदी में जो है परिभाषा कहते हैं। और हमेशा याद रखना कि डेफिनेशन जो होती है बहुत सारी हो सकती है, लेकिन आपको कम से कम की बात करूं तो 2 डेफिनेशन आपको लिख के ही आनी है। ठीक है, हाँ, क्योंकि 2 डेफिनेशन के 2 मार्क्स भी आपके लगते हैं। ठीक, हमेशा याद रखिएगा, हर किसी का जो भी कंटेंट होता है उसके मार्क्स बटे हुए होते हैं, तो 2 डेफिनेशन लिख के आने, इसके 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तीसरी चीज जो हम करने वाले हैं वो है इसके टाइप। ठीक है, ओके, नातेदारी के प्रकार कौन कौन से आते हैं, किस प्रकार से नातेदारी को बांटा जाता है। ठीक है, और उसके बाद मैं इसमें करवाऊंगी इंपॉर्टेंस के बारे में, कि जो नातेदारी होती है उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, जिसे हम इस हिंदी में महत्व बोलते हैं या महत्वता। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको महत्वता के नाम से भी इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो ये 4 चीजें मैं आपको नातेदारी में आज जो है कवर करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो और ये एक पेपर का स्टैंजा भी है, जब भी आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको हमेशा इस तरह से ही इन 4 चीजों को ऐड करना है। जो एक चीज भूल गई हूँ मैं, ठीक है, जो आपको कभी नहीं भूलनी, वो है हमारा कंक्लूजन। बच्चे बहुत बार ऐसा होता है कि कंक्लूजन भूल जाते हैं, और जिसे हम हिंदी में जो है वो निष्कर्ष बोलते हैं। हमेशा याद रखना कि कंक्लूजन आपका 2 मार्क्स का होता है। सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद बच्चे क्या करते हैं, कंक्लूजन लिख के ही नहीं आते हैं, या तो उन्हें लिखना पसंद नहीं है या फिर भूल जाते हैं। लेकिन आपकी बहुत बड़ी गलती है, आपके पूरे क्वेश्चन में कंक्लूजन 2 मार्क्स का होता है। सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद कंक्लूजन नहीं कर गया तो 2 मार्क्स तो आपके परमानेंट कट ही जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि पूरा फॉर्मेट को, पूरे कॉन्सेप्ट को लेके चलो, ताकि आपको पूरा स्कोर आप जो है क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट कर पाओ, और एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। ठीक है, सबसे पहले मीनिंग लिखना, दूसरे नंबर पर डेफिनेशन, फिर जो भी अगला चीज है उससे संबंधित, और लास्ट में कंक्लूजन। इस जो क्वेश्चन है किनशिप, इसके बारे में आपको 5 चीज में जो है वीडियो में अपलोड करके बताने वाली हूँ। ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं, मीनिंग क्या है, जो नातेदारी है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, मैंने बोला सीरीज वाइज चलना, तो सबसे पहले मैं आपको मीनिंग ही बताऊंगी। ठीक है, जो कि हमेशा आपको बताना होता ही है। देखिए, आपको पता है जो नातेदारी है, ठीक है, नातेदारी को हम हिंदी में बोलते हैं नातेदारी। ठीक है, लेकिन जो नातेदारी है उसको इंग्लिश में बोलते हैं किनशिप। ठीक है, और जो किनशिप का जो किन शब्द है आपको पता है, ये अंग्रेजी का शब्द है। ठीक है, आपको पता है। ठीक है, जो किन है वो हमारा अंग्रेजी का शब्द है। जो किन है वो हमारा अंग्रेजी का शब्द है। ठीक है, जो यानी याद रखिएगा कि जो किन है वो अंग्रेजी का शब्द है, जो कि CYNN, ये जो शब्द है ना, यहाँ से निकला है, काइन से निकला है। ठीक है, याद रखिएगा, ये मीनिंग बताना है, निकला है, जिसका अर्थ है
अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है नातेदारी कह लो या फिर रिश्तेदार कह लो, ठीक है, हमेशा ही आपको याद रखना है, ठीक है। जो किनशिप है, जिसको हम कह देते हैं, शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो जो हमारा किन है, जो किन शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो कि काइन CYNN से निकला है, जिसका मतलब नातेदार या फिर रिश्तेदार भी आप कह सकते हो। जब आप इसका मीनिंग शुरुआत करोगे, लिखना शुरू करोगे, तो सबसे पहले ये चीज करना, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। देखो सारी चीजें मैं लिख नहीं सकती हूँ, तो आपको बताना ही पड़ेगा, सुन के इसको समझने की कोशिश करना और नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसकी बात कर रहे हैं किनशिप में, आगे क्या लिखना है। देखिए नातेदारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक संबंध है हमारी सोसाइटी को बनाए रखने के लिए, इसलिए इसका अध्ययन करना, इसकी स्टडी करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर मैं पुराने जमाने की या पुराने समय की बात करूं तो उस वक्त नातेदारी का बहुत ही ज्यादा महत्व था, ठीक है। लोग जितने भी हमारे दूर के रिश्तेदार होते थे उनको फैमिली मेंबर की तरह ही मानते थे, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन आज के टाइम की बात करें तो क्या है, सब कुछ बदल चुका है। आज नातेदारी की जो इम्पोर्टेंस है बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आजकल जो लोग हैं वो न्यूक्लियर फैमिली, जिसे हम हिंदी में एकल परिवार कहते हैं, उसको ज्यादा मान्यता देते हैं। क्योंकि आजकल के लोग सास ससुर के साथ में भी नहीं रहते हैं, कई बार तो अपने बच्चों के साथ में भी नहीं रहते हैं, बच्चों को फौरन भेज देते हैं पढ़ने और अपने जो है वो अलग रहना शुरू कर देते हैं। तो अब जो हमारे धीरे धीरे करके जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे जान पहचान वाले हैं, उनको इम्पोर्टेंस देना जो है बहुत ही कम हो चुका है। तो ये नातेदारी का ही कॉन्सेप्ट है। आपको पता है हमारे रिश्तेदार क्या होते हैं, नातेदार क्या होते हैं, आपको पता है, आपका चाचा ताया मामा सास ससुर साला साली, ये सब क्या है, ये आपके रिश्तेदार हैं। तो मैंने जो बताया जो नातेदारी प्रथा होती है उसमें हमारे मम्मी पापा, हमारे दादा दादी आते हैं, साला साली आते हैं, सास ससुर आते हैं, भाई बहन आते हैं, चाचा चाची आते हैं, मामा मम्मी, जितने भी आपके आस के पड़ोस के जो भी जिनको आप जानते हो, जिनको मानते हो, ठीक है, वो सभी हमारे नातेदारी व्यवस्था में ही शामिल होते हैं। तो ये जो मैंने इतना कुछ बोला है वो मतलब है हमारी नातेदारी प्रथा का। मैंने को बताया है कि हमारे रिश्तेदार कौन होते हैं, ठीक है, और पहले क्या इंपॉर्टेंस थी और आज उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, या कम हो चुकी है, ठीक है। लेकिन हमेशा एक बात याद रखना कि आज जो नातेदारी है वो खत्म नहीं हुई है। लोगों को लगता है कि नातेदारी खत्म हो चुकी है, ऐसा कुछ नहीं है, नातेदारी खत्म नहीं हुई है। क्योंकि आज भी आपने लोगों के घरों में क्या देखा होगा, उनके जो बूढ़े माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी है, उनके घरों में अगर उनकी डेथ हो जाती है तो घर में उनकी फोटो लगाकर माला टंगी हुई आप आराम से देख सकते हो। तो ये चीज प्रदर्शित करती है, हमें दिखाती है कि लोगों के दिलों में अभी भी जो रिश्तेदार हैं, जो एक रिलेशन होता है लोगों के बीच में, वो मौजूद है, ठीक है। तो पहला हमारा मैंने नातेदारी का मीनिंग बता दिया है। सुनना, वीडियो को दोबारा से सुन लीजिएगा ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए। जो मैं बोल रही हूँ उसको नोट आउट कर लीजिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि सुनने से दिमाग में उड़ भी जाता है, कई बार बिल्कुल गायब हो जाता है। अब हम दूसरी चीज की बात करेंगे, वो है डेफिनेशन। देखिए डेफिनेशन पता क्या होती है, बहुत सारे विद्वान हैं जो कि डेफिनेशन यानी कि जिसे हम परिभाषा कहते हैं वो देते हैं। क्या होता है ना कि इस शब्द को, जैसे मैंने मीनिंग बोला तो बहुत ही फैला फैला के बोला कि हाँ जी ऐसे होता है वैसे होता है। डेफिनेशन में क्या होता है, विद्वान उसी चीज के बारे में थोड़े से शब्दों में पिरो को उसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो मैं डेफिनेशन की बात करती हूँ यहाँ पर। दूसरी जो चीज है हम करेंगे डेफिनेशन, ठीक है। हमेशा मैंने बोला है सीरीज वाइज ही काम करना, ठीक है। पहले इंट्रोडक्शन हो गया, अब हम करेंगे इसके डेफिनेशन, ठीक है। तो पहली डेफिनेशन की बात करें वो दी है हमारी लूसी मेयर, ठीक है। लूसी मेयर ने इसकी डेफिनेशन देते हुए कहा है कि नातेदारी में सामाजिक संबंधों को, जो हमारे सोशल रिलेशन होते हैं, उनको जैविक शब्दों में व्यक्त किया जाता है। चलिए अपनी पहली डेफिनेशन तो होगी, मैंने कहा था तो डेफिनेशन लिखनी है आपको, ठीक है। तो पहली डेफिनेशन दी है लूसी मेयर ने। उन्होंने कहा है कि नातेदारी में सामाजिक संबंधों को जैविक शब्दों में व्यक्त किया जाता है। डेफिनेशन को समझने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन को क्या करोगे समझ के, बस जैसे का तैसा लिखना, वैसे की वैसी डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ती है। तो यही दे रखी है, आपको यही करने को कुछ भी नहीं है, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन की बात करती हूँ मैं, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन दे रखी है रेडक्लिफ ब्राउन ने, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए, रेडक्लिफ ब्राउन ने भी बहुत ही सुंदर डेफिनेशन दी है और ये डेफिनेशन आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। उन्होंने कहा है कि परिवार एवं विवाह के अस्तित्व के कारण उत्पन्न यानी कि पैदा हुए बोल सकते हैं, ठीक है। उत्पन्न भी कह सकते हो, चलो पैदा कर लेते हैं, ठीक है। के कारण पैदा हुए सभी रिश्ते नातेदारी व्यवस्था में आते हैं, ठीक है। आपको पता है फैमिली क्या होती है, जिसमें पेरेंट्स होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, तो एक रिलेशन बन जाता है ना, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक रिश्ता होता है। विवाह के बाद आप देखिए, विवाह के बाद लड़के की या लड़की की शादी होती है, उसको नया हस्बैंड मिलता है, नए सास ससुर मिलते हैं, ननद मिलती है, ठीक है, देवर मिलता है। ये क्या है, शादी के बाद हमारे जो रिश्तेदार होते हैं उनका आंकड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। पहले माता पिता हैं, 2-3 बच्चे हैं, ठीक है, हो गया। अब उन बच्चों की शादी कर दी तो क्या है, लड़की की शादी कर दी तो उसका पूरा बैकग्राउंड मिल जाएगा हमको, उसके सारे रिश्ते हमके साथ हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लड़के की शादी कर दी तो उसके भी जितने भी सास ससुर ससुराल वाले जितने भी रिलेशन होंगे वो भी रिश्ते हमारे पास जुड़ जाएंगे। यानी क्या होगा, हमारे रिश्तेदारों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हमेशा ही आपको याद रखना है। दूसरी डेफिनेशन ये है जो कि रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा है, परिवार एवं विवाह के अस्तित्व के कारण पैदा हुए सभी जो रिश्ते होते हैं उनको हम नातेदारी व्यवस्था में शामिल करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसके टाइप के बारे में बताती हूँ, ठीक है। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये, ठीक है, और ज्यादा कुछ इसमें करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो मैं शुरू करती हूँ इसके टाइप के बारे में कि जो नातेदारी व्यवस्था होती है उसको मतलब हमारे जो रिश्ते होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के रिश्ते हम जो है निभाते हैं, ठीक है। तो तीसरी चीज की हम बात करते हैं वो है हमारा टाइप्स, यानी प्रकार की बात करते हैं, ठीक है। पहला जो टाइप आता है वो है रक्त संबंधी। रक्त संबंधी नातेदारी। आपको पता है रक्त क्या होता है, रक्त मतलब खून होता है। तो ये कह रहे हैं कि रक्त संबंधी नातेदारी होती क्या है, तो मैं बताती हूँ। देखिए, रक्त संबंधी नातेदारी वो होती है जिसमें जितने भी रिश्ते, जितने भी लोग शामिल होते हैं उनमें खून का संबंध होता है। जैसे कि हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे चाचा चाची भी आते हैं इसमें, ठीक है। हमारे बुआ और हमारे मामा मुमा, ये हमारे मामा नहीं आते, सॉरी, हमारे चाचा चाची और चाचा चाची के बच्चे जो होते हैं, वो ताऊ होते हैं, ताई होती है, वो सब हमारे रक्त संबंधी नातेदारी में ही शामिल होते हैं। और इसमें एक बात और ऐड करनी है, वो ये है कि अगर आपने कोई गोद लिया हुआ बच्चा जो होता है, गोद लिया हुआ बच्चा भी रक्त संबंधी नातेदारी में ही शामिल किया जाता है। और हमारे जो सौतेले भाई बहन होते हैं उनको भी हम रक्त संबंधी नातेदारी में शामिल करते हैं। तो पहला प्रकार के जो नातेदारी होती है वो होती है रक्त संबंधी, जिसमें जितने भी रिश्ते शामिल होते हैं, जितने भी लोग शामिल होते हैं उनमें खून का संबंध होता है, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं विवाह संबंधी, ठीक है। तीसरा आता है हमारा विवाह संबंधी नातेदारी। अब ऐसे विवाह तो मैं आपको बता के हटी हूँ, लेकिन फिर से बताती हूँ। देखिए, विवाह संबंधी नातेदारी वो होती है जिसमें जितने भी रिश्ते, जितने भी लोग होते हैं वो विवाह के बाद हमारे साथ जुड़ते हैं और उनमें किसी भी प्रकार का कोई रक्त संबंध नहीं होता है, ठीक है। देखिए, ये लड़का है, ये लड़की है, ठीक है, एक ही परिवार के भाई बहन है, मान लो, ठीक है, ये बहन है और ये भाई है, ठीक है। लड़की की शादी हो रही है तो लड़की को क्या मिलेगा, एक पति मिलेगा, सास ससुर मिलेगा, नंद मिलेगा, जेठ मिलेगा, देवर मिलेगी, देवरानी मिलेगी, काफी सारी चीजें लड़की को मिलेगी, ठीक है। अब लड़के की शादी कर ली तो लड़की को एक तो उसकी वाइफ मिलेगी, सास ससुर मिलेंगे, साला साली मिलेंगे, बहुत सारे लोग। यानी कि हमारे जब भी कोई शादी होती है तो हमें बहुत सारे रिश्तों से जुड़ना पड़ता है। सिर्फ शादी में लड़का या लड़की ही आपस में नहीं जुड़ते हैं, बल्कि दो परिवारों का मिलन होता है, दो परिवार जुड़ते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं विवाह संबंधी नातेदारी। यानी कि वे रिश्ते, वे रिश्तेदार जो विवाह के बाद हमसे जुड़े हैं, हमको मिले हैं, उनको विवाह संबंधी नातेदारी कहा जाता है। तीसरी हम करेंगे तीसरे दर्जे की नातेदारी। देखिए, तीसरे दर्जे की,
तीसरे दर्जे की नातेदारी वो होती है जिसमें खून और विवाह दोनों का ही कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, देखिए तीसरे दर्जे के नातेदार वो होते हैं जो हमारे ना तो खून से संबंधित होते हैं और ना ही विवाह से संबंधित होते हैं। जैसे कि क्या होता है, मेरी मम्मी के जैसे मम्मी के भाई यानी कि हमारे मामा, मतलब कि मम्मी के भाई की बहन की बेटी, ठीक है, पापा के दादा के नाना की, इस वजह से हम बहुत लंबे रिलेशन में जाते हैं ना, दूर के रिलेशन में जाते हैं। तो वो सारे रिश्ते जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, तीसरे दर्जे के रिश्तेदार जो है, तीसरे दर्जे के नातेदारी हम उनमें शामिल करते हैं हमेशा। देखिए जैसे मम्मी के पापा के नाना के दादा के, क्या हमारे उनसे खून का रिलेशन है, मम्मी से रिलेशन रखो बस इतना, ठीक है, उसके बाद विवाह से है नहीं है हमारा, ठीक है। तो तीसरे दर्जे की जो नातेदारी आती है इसमें विवाह और जो रक्त होता है उसका कोई लेना देना नहीं होता है, बस दूर के बहुत दूर के जो रिश्तेदार होते हैं उनको शामिल किया जाता है। अब मैं तीसरी चीज जो इसमें शुरू करने वाली हूँ वो है इंपॉर्टेंस, यानी कि जो हमारी नातेदारी होती है उसका महत्व क्या है, ठीक है। ओके, चलिए शुरू करते हैं, तीसरे उसके महत्व की बात करते हैं। ये हमारा 4th पॉइंट है। मैंने कहा था टॉपिक ज्यादा बड़ा नहीं है और बहुत सिंपल है, एक बार समझ जाओगे ना तो खुद ही अपने कुछ पॉइंट भी अपने आगे बना लोगे, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है वो है हमारी इसकी इंपॉर्टेंस में लैंगिक संबंधों का निर्धारण। ओके, ठीक है, तो लिख रखा है कि लैंगिक संबंधों का निर्धारण। देखिए लैंगिक संबंधों का निर्धारण ये होता है, देखो नातेदारी से ही तो हमें पता चलता है कि हमें किसके साथ संबंध बनाने हैं, किसके साथ नहीं बनाने हैं। देखिए आपने पता होगा कि जो हिंदू होते हैं उसमें जो चाचा के, ताऊ के, मामा के, बुआ के जो बच्चे होते हैं उनको भाई बहन मानते हैं और उनकी कभी भी शादी साथ में नहीं करते हैं। लेकिन जो मुस्लिम समाज है वहां पर जो कजन ब्रदर्स होते हैं, कजन सिस्टर होते हैं, उनमें शादी कर देते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जो नातेदारी होती है वो हमें बताती है, ये हमें बताती है कि हमें किसके साथ शारीरिक संबंध बनाने हैं, किसके साथ लैंगिक संबंध बनाने हैं या किसके साथ नहीं बनाने हैं, ठीक है। पहली तो ये इंपॉर्टेंस हमारी हो जाती है, ठीक है। दूसरा जो इसका पॉइंट आता है वो है हमारा मानसिक शांति की बात करते हैं। देखिए मानसिक शांति किस प्रकार से होती है, जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे आपके घर में बहुत दिनों से झगड़े चल रहे हैं, आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए, तो आप क्या करते हो, कुछ वक्त के लिए अपने नानी के घर रहने चले गए, किसी अपने बुआ के, अपने ताई के कहीं और रहने चले गए। तो क्या होता है वहां जाकर आपको जो झंझट आपके घर में जो झगड़ा चल रहा है, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है बहुत ज्यादा, जिनसे आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, उनसे छुटकारा मिल जाता है। अगर आपका दुनिया में आपकी फैमिली के अलावा कोई जान पहचान वाला नहीं है तो फिर ये नातेदारी ही हमारे सामाजिक संगठन को बना के रखती है, तो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। इसलिए जो नातेदारी होती है आपको मानसिक शांति देती है, ठीक है, मानसिक शांति जो है आपको प्रदान करती है। एक तो प्रॉब्लम ये होती है कि घर में झगड़ा हो गया और दूसरी बार आपकी गर्मियों की छुट्टी पड़ती है, सर्दियों की छुट्टियां पड़ती हैं, तब भी तो आप क्या करते हो कि हम गर्मी की छुट्टियों में नानी घर जाएंगे, हम दादी घर जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, कुछ ना कुछ तो प्लान होते हैं ना आपके, ठीक है। तो वही लिख रखा है कि हम जाते क्यों कैसे सोचते हैं, क्योंकि वो हमारे रिश्तेदार है ना, हमारे रिश्तेदार हैं, तभी तो हम उनके घर जाने का प्लान बना चुके हैं ना परमानेंटली, ठीक है। तो याद रखिएगा। तीसरी जो बात आती है हमारी वो है हमारा चलो दिख रहा है मुझे लगता है मानसिक सुरक्षा। देखिए जो रिश्तेदार होते हैं वो हमारी मानसिक सुरक्षा का भी ख्याल रखते हैं, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि आप बहुत परेशान होते हो, आपने किसी से कर्ज ले लिया है या आपके पास, पहले तो ये कर लो कि आपके पास पैसे नहीं है, आपको कुछ पैसे चाहिए कुछ काम स्टार्ट करने के लिए या किसी से उधार लिए हैं, तो क्या होते हैं कि हम या तो अपने रिश्तेदारों से ही तो पैसे मांगते हैं ना, कि हमारे जितने भी जान पहचान के करीबी रिश्तेदार होते हैं उन्हीं से तो पैसे मांगते हैं कि जरा हमारी हेल्प कर दो, कुछ पैसे उधार दे दो, क्योंकि अब हम जो है हमें अभी चाहिए, बाद में हम आपको वापस कर देंगे। तो रिश्तेदारों का यही तो महत्व होता है कि वो हमारे मुसीबत में काम आए भाई। जब हमारे को जान पहचान का ही नहीं होगा, जिसको हम जानते पहचानते, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारे नातेदारी होते हैं इसका इंपॉर्टेंस ये है कि हमको मानसिक सुरक्षा भी दी जाती है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर वही हमारे जो वो काम आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो वो है उत्सव की बात करते हैं। देखिए ठीक है,
उत्सव की हम लोग बात करें तो देखिए हमारे फैमिली में जब भी कोई शादी होती है, शादी ब्याह के माहौल में क्या करते हैं, हम कार्ड छपवाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने रिश्तेदारों को बुलाएंगे हम लोग, उन पर रिश्तेदारों के नाम लिखे होते हैं, ठीक है। तो जितने भी हमारे देखिए जो है विवाह वगैरह होते हैं, हवन वगैरह करना होता है, गृह परिवेश करना होता है, या जो भी खुशी का माहौल होता है उसमें हम किसको याद करते हैं, अपने रिश्तेदारों को याद करते हैं ना, ठीक है। तो वही लिख रखा है कि इंपॉर्टेंस ये है कि जितने भी हमारे खुशी के और दुख के मौके पर भी किसी की डेथ हो जाती है तो भी हम अपने रिश्तेदारों को ही तो बुलाते हैं, ठीक है। कोई कोई दूर दूर से आता है तो उनका वेट करते हैं, फिर जाके अंतिम संस्कार किया जाता है। तो हमारे जो नातेदारी है उसका ये फोर्थ इंपॉर्टेंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, चलिए मैं इसको साफ ही कर देती हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, पांचवें पॉइंट की हम लोग बात करते हैं कि जो नातेदारी होती है वो हमारे किस किस काम आती है, ठीक है। तो पहले हम लोग इसमें स्टेटस की बात, जो फिफ्थ पॉइंट है वो है हमारा स्टेटस, जिसको हम लोग परिस्थिति कहते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए हम लोग गरीब हैं, ठीक है, हम लोग गरीब हैं, लेकिन हमारे रिश्ते ऐसे लोगों के साथ में जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, ठीक है, समाज में बहुत ही ऊंचे लेवल पर उठना बैठना है, ऐशोआराम की ज़िंदगी जीते हैं, तो क्या होता है उनसे हमें भी फायदा मिलता है, ठीक है। जैसे हम लोग गरीब हैं, किसी अमीर जो लोग हैं उनसे हमारे रिश्ते बनाए हुए, रिश्तेदार बन गए हम लोग, ठीक है, तो हमारा फायदा होता है। जैसे हम कहीं पहुँच जाते हैं, अच्छा तो उनके रिश्तेदार हो तो फिर आपको ये चीज़ फ्री में दे देंगे या कम रेट में दे देंगे, तो क्या होता है फैमिली जो हमारे रिश्तेदार होते हैं उनका हमें बहुत इंपॉर्टेंस जो है, हमको बहुत ज़्यादा लाभ भी उसका मिलता है। तो वो लिखा है स्टेटस भी होता है, ठीक है। जिस भी अमीर फैमिली से हमारे रिश्ते बने हुए होते हैं उनको जो मान सम्मान मिलता है, उनके साथ साथ क्या होता है हमें भी वही मान सम्मान भी मिलने लगने शुरू हो जाता है। हमेशा इस चीज़ को जो है वो याद करिएगा, ठीक है। मेरे पॉइंट हो गए थे। उसके बाद हम लोग विवाह की बात करें, देखिए विवाह भी हमारा नातेदारी के बेस पर ही डिसाइड होता है। मैं इस टॉपिक को वैसे बता चुकी हूँ, मैंने आपको बताया था कि जो विवाह हमें किससे करना है किससे नहीं करना है, ये भी हमारे रिश्तेदारों के द्वारा ही तय किए जाते हैं। हमारे नातेदारी से ही ये हम डिसाइड करते हैं कि हमें किससे शादी करनी है और किससे नहीं करनी है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो हिंदू हैं वो भाई बहन में शादी नहीं करते हैं, जो मुस्लिम है वो भाई बहन में शादी कर लेते हैं। तो ये हमारी जो 6 इंपॉर्टेंस है इसकी यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है हमारा समाजीकरण की बात करें, ठीक है। समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन। देखिए हम सोशलाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है, सोशलाइजेशन, ओके ठीक है। समाजीकरण, देखिए कोई भी बच्चा जो है माँ के पेट से कुछ भी सीख कर नहीं आता। जब वो पैदा होता है अपने मम्मी पापा को, अपने जो भाई बहन हैं, आसपास का माहौल है, उन सभी को देखकर वो सीखता है। तो हमारे जो रिश्तेदार होते हैं वो छोटे से बच्चे को काफ़ी कुछ सिखाते हैं, चलना उठना बैठना खाना पीना बोलना, ठीक है, अच्छी आदतें सिखाना, ये सब क्या करते हैं, ये समाजीकरण करते हैं। हमारे जो रिश्तेदार होते हैं छोटे बच्चे को समाज में रहने लायक बनाते हैं, हमारे घर परिवार के बनाते हैं। हमारे नाना नानी, हमारे दादा दादी, वो सब भी हमको बहुत अच्छी चीजें ही सिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी हमारे जो है नातेदारी की इंपॉर्टेंस में पॉइंट आ जाते हैं, ठीक है। पूरे 7 पॉइंट हो चुके हैं। आगे पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अगला जो हम लोग पॉइंट करेंगे वो है हमारा 8वां, और वो है सामाजिक संगठन को बनाए रखते हैं, ठीक है। 8वां पॉइंट है हमारा सामाजिक संगठन। देखिए सामाजिक संगठन में क्या होता है, आपको पता है कि जो हमारा समाज है वो लोगों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। आपको पता है हमारी जो सोसाइटी है वो लोगों से मिलकर बनी हुई है, ठीक है, जिसमें बहुत लोग रहते हैं, आपस में अपने सब कुछ काम करते हैं। लेकिन जब समाज के लोगों में बातचीत नहीं होगी, कोई रिश्ता नहीं होगा, कोई बातचीत की भावना, प्रेम की भावना, भाईचारे की भावना नहीं होगी, तो समाज रहेगा ही नहीं, वो विखंडित हो जाएगा, टूट जाएगा। तो जो नातेदारी होती है वो समाज को बांध कर रखती है, एक सामाजिक संगठन, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बनाकर रखती है। क्योंकि हमारा दूसरों से रिलेशन बनाना, उनसे बातचीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर लोग स्वार्थी हो जाएंगे, सेल्फिश हो जाएंगे, किससे बोलना चालना कुछ भी नहीं, अपना अपना काम करेंगे, तो समाज कभी एकजुट नहीं हो पाएगा, जुड़ नहीं पाएगा। तो जो नातेदारी होती है वो हर किसी को जो है वो जोड़कर आराम से रखती है। उसके बाद हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हमारा वंश,
ठीक है, जो हमारा वंश होता है, या फिर आप उसको जो है उत्तराधिकार कह लो। देखिए जो रिश्तेदार होते हैं उसी के बेस पर ही तो हमारा, हम जो अपना उत्तराधिकारी कौन होगा, हमारा जो वंश है वो क्या होगा, ये हम पता करते हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, कोई एक व्यक्ति है, उसने शादी नहीं की है, लेकिन उसके पास ढेरों सारी संपत्ति है, तो क्या करेगा, उसके मरने की उम्र आ चुकी है, तो क्या करेगा, वैसे तो क्या करते हैं लोग, अपने जो घर में बड़े बेटे होते हैं, जो बड़ा बेटा होता है या सिर्फ लड़के होते हैं, उनको धन संपत्ति दे के चले जाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति का मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ उसका कुछ भी नहीं, उसने शादी ही नहीं करी है, तो ना बेटा है ना बेटी है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ढेर सारी धन संपत्ति है, तो वो क्या करेगा, अपने मरने से पहले अपने भाई को या फिर भाई का जो बेटा है उसके नाम सारी धन संपत्ति करके चला जाएगा। ये कौन थे, उसके रिश्तेदार थे, उसके नातेदार थे। ठीक है, हमेशा ही याद रखिएगा कि जो हमारा वंश क्या है, हमारा उत्तराधिकारी कौन होगा कौन नहीं होगा, ये हमारे नातेदारी ही डिसाइड करती है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो पड़ोस में किसी को उठा के उसके नाम सारी धन संपत्ति कर देगा, नहीं। उसने क्या चॉइस किया, अपने भाई को या फिर भाई के बेटे का चॉइस किया अपनी धन संपत्ति देने के लिए, तो वही इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो आ जाता है। उसके बाद हम करते हैं चिता को आग की, हम लोग बात करते हैं। देखिए चिता को आग कौन देगा, जैसे कि फैमिली में मेंबर है, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, या फिर उसको कोई बेटा नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो ये प्रश्न आ जाता है कि जो भी व्यक्ति मरा है उसकी चिता को आग कौन देगा, तो ये भी हमारे नातेदारी के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। या फिर उसका जो भी आदमी मरा है उसका बेटा आग देगा, अगर बेटा नहीं है तो अपने चाचा के, बुआ के, मामा के जो भी लड़के हैं वो भी, जिनमें से एक ही देगा वैसे तो, जो भी इनके लड़के हैं वो जाके चिता को आग दे देंगे। तो ये सब कैसे डिसाइड हुआ, ये सब हमारे नातेदारी की वजह से ही तो डिसाइड हुआ है। ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है, बहुत ही छोटा और बहुत ही फुल्ला फुल्ला सा टॉपिक है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की आपको इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये पूरे 10 पॉइंट्स मैंने इसके इंपॉर्टेंस की बताए हैं, 3 इसके जो है वो टाइप बता दिए, और उसके बाद मैंने इसकी डेफिनेशन और इसकी जो इंट्रोडक्शन है वो बता दी। अब लास्ट चीज जो मैंने कहा आपको कहीं भूलनी नहीं है, वो है हमारी कंक्लूजन की आती है। ठीक है, जिसे हम निष्कर्ष कहते हैं। ठीक है, 5वीं चीज कंक्लूजन। और मैं हमेशा ही कहती हूँ कि कंक्लूजन को कभी भी आप याद की करने की लिस्ट में मत शामिल करना, क्योंकि कंक्लूजन याद करने की चीज नहीं है, लेकिन लिखना जरूर है भाई। 2 मार्क्स में आएगा आपका कंक्लूजन। ठीक है, तो निष्कर्ष में आपको कंक्लूजन में क्या लिखना है, आपको कंक्लूजन पता है क्या लिखना है, पूरा जितना भी टॉपिक आपने लिखा है ना उसमें से थोड़ी थोड़ी लाइनें उठा के इसमें कर दो। आप लिखोगे कि नातेदारी प्रथा एक ऐसी चीज है जिससे हमारा समाज बना रहता है, टूटता नहीं है। इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिलती है, बहुत सारे विद्वानों ने इस पे बहुत ही विचार किया है, इसका अध्ययन किया है। ठीक है, भले ही आज लोगों को लगता है कि जो लोग हैं इसकी इंपॉर्टेंस कम हो चुकी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भी लोग अपने जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनकी फोटो को दीवारों पर, उनकी डेथ हो जाती है तो टांग कर रखते हैं। तो ये सारी जो चीजें बोली है मैंने, ठीक है, वो सब आप इस कंक्लूजन में ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये पूरा हमारा 2 मार्क्स का कंक्लूजन आता है, तो कभी भी इसको पेपर में लिखने के बारे में भूल कर तुम बिल्कुल भी मत आइएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से नातेदारी का जो टॉपिक है आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, तो प्लीज अगर आपको मेरा सोशियोलॉजी का टॉपिक ही कंटेंट पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट करके आप बता दीजिए कि हाँ जी मुझे आपका जो कंटेंट है सोशियोलॉजी का ही पसंद आ रहा है, इसलिए मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, ताकि मैं उसी कंटेंट को लेकर आपको वीडियो अपलोड करती रहूं। और दूसरी बात, अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो प्लीज मुझे बताओ, ताकि मैं उस टॉपिक को बनाकर जो है वो वीडियो अपलोड करती रहूं। ठीक है, तो प्लीज अगर आपको मटेरियल पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करके जरूर जाइएगा। जिस भी चीज से आपको फायदा मिलता है, मदद मिलती है, उसको एक लाइक जरूर करके जाइएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।